और चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर, देहरादून में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल समिट का आज राजधानी दिल्ली में कर्टेन रेंजर जारी किया जाएगा। इसके लिए ऑफिसर्स की टीम के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। कर्टेन रेंजर जारी करने के साथ मुख्यमंत्री दिल्ली में कई उद्योगपतियों से 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। इस दौरान सीएम अपने विभिन्न विभागों की पॉलिसियों को आगे रखकर इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। देहरादून में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल समिट का आज राजधानी दिल्ली में कर्टेन रेंजर जारी किया जाएगा। कर्टन रेजर का कार्यक्रम है, उसके एक एक क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहां ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। उनको स्टेट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं और स्टेट किस तरीके से इस इन्वेस्टर समिट को अप्रोच कर रहे हैं और उसके साथ साथ निवेशकों के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज बनाए हैं, इन सब की जानकारी दे दी जाएगी। दीपांकर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल समिट का आज राजधानी दिल्ली में कर्टेन रेंजर जारी किया जाएगा। ये कर्टेन रेंजर और देहरादून के लिहाज से इन्वेस्टर्स को और आकर्षित कर सके, इसको लेकर कितनी अहम ये मीटिंग दिल्ली में? बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पर ये प्रस्तावित है इन्वेस्टर समिट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जैसे दूसरा कार्यकाल है उसके एक बड़ी एक शो के तौर पे से देखा जा रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सरकार, वो चाहे विदेश में बैठे कारोबारी हो या देश के दूसरे हिस्सों में राज्यों में बैठे कारोबारी हो, कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लेकर आते हैं। तो इससे पहले भी कई राउंड की बैठकें उत्तराखंड में हो चुकी हैं। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री है और जिस तरह हमने मुख्यमंत्री को सुना कि कर्टेन रेजर है कि क्या कुछ इसमें वो शोकेस करना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, किस किस सेक्टर में वो चाहते हैं कि यहां पर इन्वेस्टर आए। इसके साथ साथ आज क्योंकि ये देश की राजधानी है तो वहां पर तमाम बड़े कारोबारी भी हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री 1-to-1 आज बातचीत करने वाले हैं। साथ में उम्मीद इस बात की भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री करेंगे कि उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ प्लान कर रहा है जो दिसंबर में होनी है। साथ ही साथ बहुत जल्द मुख्यमंत्री का दौरा, विदेश दौरा भी होने वाला है और अलग अलग देशों में जहां पर रोड शो होंगे और उत्तराखंड को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश है कि एक पहाड़ी राज्य है, छोटा राज्य है और यहां पर जो निवेश की संभावनाएं हैं, वहां पर जो इन्वेस्टर अगर आता है तो उसको किस तरीके की सहूलियतें राज्य सरकार की तरफ से दी जाएंगी। तो आज का एक अहम दिन है खास तौर पे और अब सब कुछ पूरा फोकस सरकार का इस लिहाज से है कि दिसंबर में जो प्रोग्राम होगा उसमें किस तरीके से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए और ज्यादा रोजगार यहां पर युवाओं को दिया जाए। जी बिल्कुल, इस इन्वेस्टर समिट के लिए बेहद खास हो जाता है कि व्यवस्थाओं को कैसे रिजर्व रखा जाए, लेकिन इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड के इकोनॉमिक पर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि 2018 में भी एक इन्वेस्टर समिट यहां पर जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तब भी हुई थी। तब भी ये बात यहां पर कही गई कि लगभग 1.25 लाख करोड़ का एक निवेश यहां पर एमओयू होंगे साइन, लेकिन बाद में जो बातें फैक्ट सामने आया वो 30,000 करोड़ के आसपास के निवेश की बातें यहां पर आई। इस बार सरकार का फोकस बिल्कुल डिफरेंट है। सरकार ये चाहती है कि जो 25 साल का जब उत्तराखंड होगा साल 2025 में या जो आने वाले 10 साल है, वहां पर किस तरीके से अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे वो आयुष का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से यहां पर निवेश को लाया जाए। पहली अहम बात कि यहां पर जमीन कितनी हमारे पास है, वो जरूरतें पहले हम कंप्लीट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। क्या निवेशक यहां पर आना चाहता है, निवेशक को यहां पर आने में किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या उसके सामने सवाल हैं, इन सारी बातों को देखते हुए अगर ये बातें फिट बैठती है तो जाहिर तौर पर एक छोटा राज्य है उत्तराखंड, क्योंकि इंडस्ट्री यहां पर इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो अगर इन्वेस्टर यहां पर आता है तो जाहिर तौर पर अगर निवेश होगा तो उत्तराखंड की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा जरूर मिलेगा। और इन्वेस्टर समिट से लिहाजा जो बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड के लिए पलायन का, वो भी रुकेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से ही खबर आ रही है जहां 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और अजय सिंह को देहरादून का एसएसपी बनाया गया है, प्रमेंद्र बनाया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रमेंद्र डोभाल को हरिद्वार का नया एसएसपी बनाया गया है। प्रहलाद नारायण मीणा नैनीताल के नए एसएसपी बने हैं। योगेंद्र सिंह रावत को डीआईजी कुमाऊं बनाया गया है, जबकि रेखा यादव को चमोली का एसपी बनाया गया है। तो 5 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले किए गए हैं और अब वो नई जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे। 5 ऑफिसर्स
और देहरादून से बड़ी खबर, वन दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिजल्ट जारी किया। 292 कैंडिडेट का चयन हुआ है। आयोग ने वेबसाइट पर फाइनल रिजल्ट अपलोड किया है। 11 जून को वन दरोगा की भर्ती का एग्जाम हुआ था, जिसका आज रिजल्ट आ गया है। देहरादून में चाय बागान की जमीन खरीद फरोख्त पर हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के साथ अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो बताएं कि जो चाय बागान की जमीन को बेचने में लिप्त है, उनका ब्यौरा भी शपथ पत्र के जरिए दे। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई अगले साल 16 फरवरी को होगी। और आपको बता दें कि फिलहाल पूर्व में दिया आदेश जमीन को बेचने और खरीदने पर रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि देहरादून के विजय सिंह नेगी ने जनहित याचिका दाखिल कर चाय बागान की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया था। उत्तराखंड में आयुष्मान भवा अभियान का बुधवार से आगाज हो गया। राजभवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। हर ग्राम सभा और हर वार्ड में लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे। सभी लोगों की जांच कराई जाएगी। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर को हर ग्राम सभा में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां इन निक्षय मित्रों के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगे मंच में बालाजी सेवा से। उत्तराखंड सदन में विशेष अधिकार हनन के मामले में 27 सितंबर को पहली औपचारिक मीटिंग होगी। समिति के अध्यक्ष खजानदार ने कहा है कि आज अनौपचारिक तौर पर मसले पर सुनवाई की गई है और कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही जनता के बीच से ही आते हैं, इसलिए दोनों में मतभेद नहीं होने चाहिए। पीएमजीएसवाई चीफ के फोन न उठाने का मामला कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सदन में उठाया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेषकर अधिकारी भी जनता में से आते हैं, जनप्रतिनिधि भी जनता में से आते हैं। फिर ऐसी वैमनस्यता क्यों कि एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुँचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों और क्यों नहीं एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। इसलिए ये समिति ठोस कार्रवाई करेगी। माननीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश है उन्हीं के अनुसार ये समिति कार्रवाई करेगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा को बीजेपी लगातार तीसरी बार जीतने का टारगेट तय कर चुकी है और इसी सिलसिले में बुधवार को दोनों जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्द्वानी में सम्मेलन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को हर बूथ में 50% से ज्यादा वोटिंग कराने का मंत्र दिया गया। इससे पहले टिहरी लोकसभा सीट के लिए देहरादून में सम्मेलन आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के देखिए, लोकसभा की हमारी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हैं और लोकसभा का चुनाव है। हर बूथ पर 50% अधिक मतदान हो, इस दृष्टि कार्यक्रम श्रृंखला में तैयार किया है। पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं। तो ये रूटीन की बैठकें हमारी होती ही होती हैं। बरसात की वजह से सैन्यधाम के काम पर ब्रेक लगा है। बुधवार को मंत्री गणेश जोशी ने सभी अफसरों के साथ काम का निरीक्षण किया। खासतौर पर उन्होंने जमीन की बंदोबस्त जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनवरी 2024 में सैन्यधाम का उद्घाटन किया जा सके। फैक्ट्री के साथ संबंधित कार्यदायी संस्था बिजली विभागीय अधिकारी को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य, जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ।
देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी नेपाली गानों पर थिरकते नजर आए। मौका था नेपाली सिंगर ऋतु कंडेल के स्वागत समारोह का, जब मंत्री गणेश जोशी ने अपने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कई नेपाली लोगों के साथ नेपाली सिंगर का सम्मान किया। इसी दौरान नेपाली गानों की धुन पर मंत्री गणेश जोशी आम लोगों के साथ थिरकते नजर आए हैं। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें देहरादून के बाद हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी में डेंगू के खिलाफ महाअभियान चलाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू पर कोई भी कोताही नहीं बरतने के आदेश दिए और साथ ही झोला छाप डॉक्टर्स पर भी एक्शन की बात कही है। राज्य में आज डेंगू के 53 नए मामले सामने आए, जिसमें कि देहरादून में 21, हरिद्वार में 19 नए डेंगू केस आए हैं। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1315 तक पहुंच गया है। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। वहीं पर मेहवड और माजरी गांव में कई लोग संदिग्ध बुखार की चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीणों का रैपिड टेस्ट भी करा रहा है, जिसमें 50 से अधिक लोगों में डेंगू के लक्षण भी मिल चुके हैं। नगर आयुक्त का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में छिड़काव किया जा रहा है और निगम की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, मेवड़ में ग्रामीण क्षेत्र में आता है, उसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश पे हमने छिड़काव के लिए वहाँ टैंकर भेजा हुआ है। वहाँ पे छिड़काव की कार्रवाई चल रही है। और इसके अतिरिक्त जो भी बचाव की कार्रवाई है वो समस्त कार्रवाई मेवड़ में भी चल रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 15 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही कई इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है। तो 15 सितंबर तक कई जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश होगी और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि ज्यादा जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। जगह जगह पर जलजमाव की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद की मीटिंग हुई, जिसमें सनातन का विरोध करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा कहा गया, स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों ने 5 पूजा के देवता भगवान हनुमान का अपमानित चित्रण किया है। इस कारण संप्रदाय के प्रतिबंध की मांग बैठक में की गई। बैठक में संप्रदाय के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। हम लोगों ने सचेत किया है। अखाड़ों से जुड़े हुए संप्रदायों के संत हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ जो है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से और संतों के माध्यम से उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, ताकि भारतीय संविधान के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। उत्तराखंड के 117 मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का फैसला भले ही वक्फ बोर्ड ने लिया, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को फैसला रास नहीं आ रहा। ऐसे में प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त संस्कृत राजनीति का अखाड़ा बन गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले 117 मदरसे अब NCERT सिलेबस पढ़ाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स की तरह यहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी।
बोर्ड के इस फैसले को मानना भले ही वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले मदरसों के लिए जरूरी हो, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इस पर विरोध जताने लगे हैं। उनका कहना है कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे रोजगार मिले। संस्कृत तो स्कूल में ही औपचारिक भर पढ़ाई जा रही है। ना, ये तो असल में एक जज्बात होते हैं, जज्बात को भड़काने के लिए, एक फसाद सा पैदा करने के लिए। तो वो जो इस दौर हाजिर में जिस चीज की जरूरत है, जिस तालीम की जरूरत है, वो हासिल किया जाए। मैथ है और जोग्राफिया है। अच्छी बात है कि हमारे मदरसे को एक मकाम, नुमाया मकाम दिया जा रहा है, इसकी भी हमें खुशी है। और बहरहाल जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डाली जाएंगी, जो हमें कहा जाएगा, इंशाअल्लाह हम शाना बशाना कदम ब कदम साथ देंगे ताकि मुल्क भी तरक्की हो। हमारे ऐसा नहीं है कि मदरसों में संस्कृत शिक्षा के विरोध का अंदाजा वक्फ बोर्ड को नहीं था। साथ ही कांग्रेस ने भी चुटकी ली है कि संस्कृत ही क्यों, विदेशी भाषा भी पढ़ाई जाए। लगता है कि जिनको आपत्ति होनी है उनको होनी ही है, उनकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज क्या चाहता है? समाज आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बच्चे भी इन मदरसों से निकलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चले। संस्कृति क्यों, जापानीज क्यों नहीं, चाइनीज क्यों नहीं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तो 28 भाषाओं के ज्ञाता थे। नरसिम्हा राव जी, नारायण दत्त तिवारी जी 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। बच्चों को सारी किस्म के ज्ञान देने चाहिए। मदरसों में सूर्य नमस्कार का विरोध हो चुका है, तो संस्कृत शिक्षा पर भी विरोध की सुर उठने लाजमी है, जो आगे और बड़ा मुद्दा बन सकता है। रुड़की से मनोज के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बेटी की हत्या के 3 साल बाद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने पर मायके वालों ने पिथौरागढ़ DM से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी हिमानी की हत्या ससुराल वालों ने 3 साल पहले कर दी थी। बावजूद इसके अभी तक 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। असल में इस मामले में केस दर्ज नहीं होने पर परिजन कोर्ट गए थे। कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और CO की जांच रिपोर्ट को गलत माना है, जिसके बाद परिजनों ने DM से मिलकर पूरे मामले की जांच CBID से कराने की मांग की है। तो परिजन CBCID से जांच कराने की मांग करते हुए इस पूरे मसले पर नजर आ रहे हैं। आज 3 साल हो चुके हैं मेरी बेटी को हत्या करके, और सब कुछ सबूत होने के बावजूद भी कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट का भी आदेश है कि जो भी आज तक पुलिस ने कार्रवाई की है वो सब गलत है। प्रदेश में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया है। बीते 1 साल में पुलिस ने 2300 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं और पुलिस ने सभी मामलों में करीब 4200 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। जमीन संबंधी मामलों में पुलिस ने 1500 भू माफियाओं पर कार्रवाई की है। लूट डकैती के मामले में पुलिस ने 1300 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा है। वहीं DGP का कहना है कि पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और इसको लेकर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। पिछले लगभग 2.5 साल प्लस में 4,222 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जिसमें से 1471 भूमाफिया और 300 से ऊपर जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी लगाने के नाम पे ठगी की। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगा किनारे निकेतन आश्रम के पास भालू मरा हुआ मिला। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को रेस्क्यू किया। भालू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल भालू की मौत कैसे हुई ये स्पष्ट नहीं है।